Hey guys, welcome to my YouTube channel Azological One Destination for All Information। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही फ्रेश कमाल धमाकेदार आपका चैप्टर जिसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। एक और चीज़ बताते चले गाइज यहाँ पर आपको कि इस चैप्टर का नाम इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन भी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन अभी हाल ही में सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस में, और उसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। हालांकि आपकी बुक में ये इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन के नाम से चैप्टर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे न्यू टॉपिक इस चैप्टर में ऐड कर दिए गए हैं, तो वो भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग कॉपी पेन लेके एक कोने में आराम से बैठ जाइएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। बिल्कुल लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक जो आइडियोलॉजिकल की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है हिस्ट्री, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री सब्जेक्ट की, वो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दी है, वहां जाके ले लें, क्योंकि अभी यहाँ पर मेगा डिस्काउंट चल रहा है, वो भी 30% ऑफ का। और यहाँ पर कूपन कोड है आपका EDU30, इसको आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर इसका फायदा होने वाला है, और अपनी टर्म 1 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिएगा। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसीज का आखिर मतलब क्या होता है। जी हाँ, फॉरेन पॉलिसीज का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सेट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन है डिप्लोमेटिक डीलिंग के लिए विद इंटरनेशनल नेशन बॉडीज एंड रीजनल ग्रुपिंग। इंटरनेशनल बॉडीज आप सबको पता है, जैसे कि हमारी सार्क हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, बॉडीज हैं। और रीजनल ग्रुपिंग जैसे कि हमने बताया अभी आपको, बहुत सारे रीजनल ग्रुप बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सार्क है, उसके साथ साथ आपका सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO है, फिर उसके बाद आसियान है यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इस तरीके से बहुत सारी जो भी रीजनल ग्रुपिंग है, उन सब के साथ किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना है हर एक पार्टिकुलर कंट्री से, इन सब का जो सेट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन होता है गाइस, उसी को हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। इसी के साथ अगर हम बात करें हम यहाँ पर, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 51 में, यानी कि हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 36 से लेकर 51 तक हमारी DPSP दे रखी है, आप सबने पढ़ रखा है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में। तो उसी में से यहाँ पर जो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51, वो बात करता है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन, पार्टिकुलरली इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में। और इसमें सबसे बड़ी हेडिंग है ये कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि हम बाकी आगे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो भी आर्टिकल 51 में डिटेल में दे रखे हैं, वो सब के सब हमारे गाइज यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करें गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि यहाँ पर हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 51 है उसके सारे के सारे जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं वो सब तो इंक्लूड किए ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जैसे और भी प्रिंसिपल्स हैं जो आगे चल के यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले गाइस हम, तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा। ये क्या है? इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय जो भी शांति है और सुरक्षा है उसको प्रमोट करना। इसी के साथ साथ इनका जो हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, यानी यहाँ पर जो भी हमारे आसपास के पड़ोस में जो भी देश हैं, या जो भी हम जिन देशों से यहाँ पर रिलेशन रखते हैं, उनसे जस्ट ऑन ऑनरेबल यानी इज्जतदार वाला रिलेशन यहाँ पर मेंटेन करके रखना। ऑनरेबल का मतलब, अगर बात करें यहाँ पर तीसरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो वो है यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी जो भी इंडिया की टेरिटरी है उसको प्रिजर्व करना। और इसी के साथ साथ यहाँ पर फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसकी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करना। क्योंकि बीच बीच में क्या हुआ था पिछले कई सालों में, जो यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, फिर उसके बाद बाईपोलर वर्ल्ड हुआ, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, जहां पर दो सुपर मेजर पावर यहाँ पर उभर कर सामने आई थी, जिनकी वजह से वो कई सारे स्मॉलर कंट्रीज के फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। लेकिन पिछले कई सालों से इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमेशा इंडिपेंडेंट ही रखने की कोशिश की है और रखा भी है। अगर बात करें यहाँ पर लास्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव की, तो वो है फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, यानी जो भी ट्रीटी साइन की गई है इंडिया के साथ इंटरनेशनल लेवल पे, या जो भी ट्रीटी साइन की गई है जिसमें इंडिया एक तरीके से मेंबर है, तो उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करना। और जो भी ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर जो भी ऑब्लिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं ट्रीटी में, उन सबको
अच्छी तरीके से फॉलो करना। जो यहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्टिव है गाइज यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, वो है गाइज यहाँ पर कि जो भी डिस्प्यूट होता है, यानी जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा उसको सेटलमेंट के थ्रू यानी बातचीत के थ्रू यहाँ पर उसको सुलझाना, ये भी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का। अगर हम बात करें गाइज तो ये तो बात हो गई यहाँ पे हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके उद्देश्य के बारे में। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यहाँ पर गवर्न करती है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आप सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पर। तो हम यहाँ पर डिटेल में बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बारे में जानने वाले हैं, कौन कौन से वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सबको पता है वेरी फेमस पंचशील यहाँ पर एक प्रिंसिपल है जो कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना गया है। इसी के साथ साथ पंचशील एग्रीमेंट भी हुआ था जो आप सबके माइंड में आ गया होगा, वो हम अगली स्लाइड में ही पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें गाइज यहाँ पर दूसरी बेसिक प्रिंसिपल के बारे में तो वो है यहाँ पर द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, वेरी फेमस है, उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है द पॉलिसी ऑफ एंटी कॉलोनिज्म एंड एंटी रेसिज्म। उसके बाद हमारा जो चौथा गाइज यहाँ पर प्रिंसिपल है वो है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और जो लास्ट है वो है फॉरेन इकोनॉमिक एड, सपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड जस्ट एंड इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर। अगर हम बात करें गाइज सबसे पहले जो हमारा पहला बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पर, जिसको आप लोग पंचशील एग्रीमेंट के भी नाम से जानते हैं। अगर बात करें जो हमारे फाउंडर माने जाते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी के, जो कि हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पर वर्ल्ड पीस को। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो ये पीस की और यहाँ पर डेवलपमेंट की बात है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, यानी पीस और डेवलपमेंट एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है पूरी के पूरे मैन काइंड के सर्वाइवल के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर जो जितने भी हमारे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि ग्लोबल पीस का कितना ज्यादा हमारा यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ग्लोबल पीस यहाँ पर रह पाएगा। इसके बिना इंडिया एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर ये दोनों चीज यानी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल पीस अगर साथ में नहीं रहेगी तो इंडिया हो सकता है बैक में चले जाए। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना, एनहेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। यहाँ पर इंडिया ने हमेशा जो है पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशन चाहा है सारी की सारी कंट्रीज के साथ, स्पेशली बिग पावर और नेबरिंग नेशंस के साथ। इंडिया ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, आप सबको याद होगा, जहां पर 5 मेन प्रिंसिपल रखे गए थे, उन सबको कहा गया पंचशील। और गाइस अगर हम बात करें इसकी डेट की, जो कि आपको याद रखनी है, वो डेट है यहाँ पर 28 अप्रैल 1954, जहां पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर, बहुत सारे जो है यहाँ पर सिद्धांत के ऊपर 28 अप्रैल 1954 को चाइना के साथ एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पंचशील जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ये बाकी नेशंस भी एक्सेप्ट करने लगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काफी फेमस होने लगा गाइस। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से पंचशील जो था वो हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया था। और बायलैटरल रिलेशन की तो जाहिर सी बात है, चाइना के साथ साइन हुआ है तो उसके साथ तो फॉलो ही होगा। अगर बात करें यहाँ पर वो कौन से 5 प्रिंसिपल थे जिन्हें हम पंचशील कहते हैं, तो गाइस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। जो हमने पंचशील यहाँ पर साइन किया था चाइना के साथ, उनमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो ये था कि भाई हमें एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट करना है और एक दूसरे की कंट्री की जो सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर पंचशील में दूसरा प्रिंसिपल था वो था नॉन अग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे के खिलाफ गुस्से की भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी है। यहाँ पर जो तीसरा यहाँ पर प्रिंसिपल था वो था गाइज नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर, यानी हमें एक दूसरे की कंट्री के जो इंटरनल अफेयर हैं उसमें कोई भी इंटरफेरेंस यानी कोई भी अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं करनी है। जो यहाँ पर चौथा सबसे बेनिफिशियल प्रिंसिपल था वो था इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी हमें एक दूसरे की जो है इक्वालिटी को प्रमोट करना है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल को प्रमोट करना है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे दोनों का यानी म्यूचुअल बेनिफिट होगा उसको भी ज्यादा से ज्यादा हमें फॉलो करना है, प्रमोट करना है। इसके साथ साथ जो लास्ट और इंपॉर्टेंट है वो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी एक दूसरे देश को साथ में, एक दूसरा जो हमारा इंडिया और चाइना है वो साथ में पीसफुली को एग्जिस्ट करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर गाइस बाद में हुआ क्या कि यहाँ पर हमारा जो पंचशील के प्रिंसिपल्स थे वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि बाद में इसे बांडुंग डिक्लेरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस डिक्लेरेशन है, उसमें यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया था, जहाँ पर एक
एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि 1955 में इंडोनेशिया में हुआ था। एफ्रो एशियन यानी अफ्रीका और एशिया के बीच में ये बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था और यहाँ पर ये कोर प्रिंसिपल में जो है यहाँ पर ऐड किया गया था। उसी के साथ साथ ये नॉन अलाइनमेंट का भी कोर प्रिंसिपल में ऐड हो रखा है जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आज भी गाइड करता है। तो गाइस उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया की दूसरे बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करता है, वो है यहाँ पर पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जी हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वो है गाइज यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट। ये एक तरीके से की एलिमेंट है जो कि हमारे फॉरेन अफेयर्स में इंडिपेंडेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है वो ये कहती है कि नॉन अलाइनमेंट एक तरीके से किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा, बल्कि एक तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पर आर्किटेक्ट करेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जब नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया गया था, जब यहाँ पर बाइपोलर वर्ल्ड था जहाँ पर दो मेजर सुपर पावर हमारी पूरे वर्ल्ड में मौजूद थी, पहला था यूएसए, दूसरा था सोवियत यूनियन, वहां पे भी इसका बहुत ज्यादा योगदान था और आज भी एक तरीके से यहाँ पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की वो काम कर रही है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक तरीके से हमें न्यूट्रल रहना है और कोई भी इंटरनेशनल अफेयर में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव और डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जहां पर यहाँ पर जो नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये रहता है कि हम दोनों तरफ ना ही किसी को सपोर्ट करेंगे फुली और ना ही हम यहाँ पर पार्शियलिटी दिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन बनाने की बात की गई और जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करने की बात की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो नॉन अलाइनमेंट ने तब पॉपुलैरिटी हासिल की यहाँ पर इंडिपेंडेंट कंट्रीज में, जब यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर डीकोलोनाइज हो रही थी, जब वहाँ पे इंडिपेंडेंट हासिल कर रही थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी उसने भी यहाँ पर एनकरेजमेंट हासिल की थी इंटरनेशनल लेवल पर। इस तरीके से बात करें यहाँ पर तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट को फॉलो कर रहे थे वो किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, ना ही किसी सुपर पावर ब्लॉक्स को। इंडिया एक तरीके से की प्लेयर रहा है पूरे के पूरे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को पॉपुलराइज करने में और इसको कंसोलिडेट करने में। इंडिया के गाइस जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की वो एक तरीके से बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने यहाँ पर सपोर्ट किया, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब ने यहाँ पर जो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है उस सबको सपोर्ट किया है। अगर हम बात करें तो नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है, हम कहें जो नैम है, वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी देता है सबकी या खुद की फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने के लिए। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी गाइज यहाँ पर जिसको बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहा गया था, जो कि मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था, इंडोनेशिया में हुआ था 1955 में, जहाँ पर 29 कंट्रीज जो थी एशिया की और अफ्रीका की उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ताकि यहाँ पर अफ्रो एशियन यूनिट की या उनकी यूनिटी की बात की जा सके। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रखे गए थे इंटरनेशनल रिलेशंस के, इंक्लूडिंग 5 प्रिंसिपल्स इसमें पंचशील के भी इंक्लूड किए गए थे, जो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर तो नैम ने सारे के सारे मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करें। और अगर हम बात करें यहाँ पर नैम के बेसिक फीचर की तो इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इक्वली सिग्निफिकेंट है पूरे चेंजिंग टाइम में, क्योंकि यहाँ पर नैम की जो पॉलिसी है वो हर वक्त और आज भी यहाँ पर हमें काम आ रही है। तो गाइस यहाँ पर जो नैम है एक तरीके से वो चेक और बैलेंस का काम करता है अगेंस्ट अनड्यू डोमिनेंस और हेजुमनी किसी भी पार्टिकुलर कंट्री की या पावर की। अगर हम बात करें यहाँ पर तो नैम जो है एक तरीके से फोरम प्रोवाइड करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कि यहाँ पर जो भी डेवलप नेशन है उनके साथ एक अच्छा खासा प्रोडक्टिव डायलॉग किया जाए थ्रू नैम प्लेटफॉर्म। अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाइज नैम जो है एक तरीके से पावरफुल मैकेनिज्म प्रूव हुआ है जो कि इसेंशियल है कंट्रीज के लिए कि कलेक्टिवली वो सेल्फ रिलायंस के लिए आगे बढ़े, जो कि पूरी तरीके से मार्केट ड्रिवन ग्लोबल ऑर्डर है उसमें भी बढ़ चढ़ के यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और एक तरीके से सेल्फ रिलायंस अपनी कंट्री को बना सकें। अगर बात करें गाइज यहाँ पर तो नैम एक तरीके से इंपॉर्टेंट फोरम है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो सब अपने जो भी वेरियस ग्लोबल इश्यूज हैं, रिफॉर्म्स हैं, यहाँ तक कि यूएन में अगर जो भी रिफॉर्म्स हैं या कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लीजिए आप, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब में जो भी रिफॉर्म्स की बात है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं नैम्स के प्लेटफॉर्म में सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि उन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा डेमोक्रेटिव और इफेक्टिव बनाया जा सके। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे बेसिक प्रिंसिपल की जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करता है, वो है पॉलिसी ऑफ रेजिस्टिंग कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पर जो फाउंडेशन है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वो तब स्टार्ट हुआ था जब यहाँ पर हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही थी। हमारे लीडर्स ने बहुत सारे जो भी
कॉलोनियलिज्म और रेसिज्म के एविल से दुश्मन थे, उन सब से यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। और इंडिया भी एक तरीके से एक टाइम पर कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का विक्टिम रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है कि हमारी कंट्री को ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था और 1947 में हमारे देश ने आज़ादी पाई थी। इस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया ने हमेशा इस चीज़ को एक इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी का थ्रेट माना है, यानी एक तरीके से ये डेंजर है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में। इंडिया ने हमेशा ये बिलीव किया है कि देखिए भाई, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग की इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको एक तरीके से एक नज़र से देखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंडिया की पॉलिसी है वो हमेशा यही रही है कि कोई भी फॉर्म का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो उसको हमेशा अपोज किया जाएगा। इंडिया पहली कंट्री बनी थी जिसने यहाँ पर अपार्थीड का जो इशू चल रहा था यूएन में, अपार्थीड का मतलब एक तरीके से ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, तो इसी को अपार्थीड कहते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में उस टाइप पे ज़्यादा प्रचलन था, ज़्यादा चल रहा था, जिसके खिलाफ मूवमेंट भी किया गया था। और यहाँ पर इस चीज़ को यूएन में पहली बार इंडिया ने ही लाया था 1946 में। और इस तरीके से जो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात चली थी इंडोनेशिया में, उसमें भी यहाँ पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को भी यहाँ पर इस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज किया था इंडिया ने अपनी तरफ से ऑफिशियली। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया के कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से यहाँ पर इसी फील्ड में या इस चीज़ में इंडिया के कंसिस्टेंट एफर्ट को लेकर यहाँ पर इंडिया ने जो रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कॉलोनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थ्रू नॉन अलाइन मूवमेंट और अदर इंटरनेशनल फोरम्स। तो और बाकी जो 14 अफ्रीकन कंट्रीज थी उन सबको अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जद्दोजहद की, एक तरीके से कह सकते हैं इंडिया ने सारी के सारी 14 अफ्रीकन कंट्रीज को लिबरेट करने के लिए फ्रॉम द योक ऑफ कॉलोनिज्म इन 1964। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर किया है उन 14 अफ्रीकन कंट्रीज की जो कि आज़ाद हुई थी 1964 में। अगर हम बात करें तो इंडिया ने हमेशा अपार्थाइड की पॉलिसी को अपोज किया है जो कि साउथ अफ्रीका में चल रहा था। और इसी के साथ साथ एक समय तो ऐसा भी आया था कि जब इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन जो था साउथ अफ्रीका के साथ 1949 में वो पूरा कट आउट कर दिया था। और इसी के साथ साथ बहुत सारे कंप्रिहेंसिव सेक्शंस लगाए गए थे उसके बाद में अगेंस्ट द वाइट माइनॉरिटी रेसिस्ट रिजीम ऑफ साउथ अफ्रीका। इंडिया के इनिशिएटिव की वजह से नैम ने एक तरीके से यहाँ पर अफ्रीका फंड भी इस्टेब्लिश किया था 1986 में, ताकि जो भी फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं जो कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म और अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं उन सबको सपोर्ट किया जाए, और जो कि एक तरीके से विक्टिम थे एग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका के। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिया ने अफ्रीका फंड इस्टेब्लिश किया 1986 में, ये आपको जरूर याद रखना है। इंडिया एक तरीके से ओपन हैंडेड कंट्रीब्यूशन दिया था उसने इस फंड में, और जो भी यहाँ पर साउथ अफ्रीका में एंड हुआ रेशियलिज्म का, या हम कह सकते हैं जो भी रेसिज्म चल रहा था उसका एंड हुआ, तो उसमें एक तरीके से बताया जाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है और उसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का भी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आज अगर हम बात करें यहाँ पर चौथे बेसिक प्रिंसिपल की जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करता है, वो है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जी हाँ, इंडिया ने देखिए गाइस हमेशा जो है कोई भी फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन के खिलाफ आवाज उठाई है। कोई भी अगर प्रॉब्लम इंटरनेशनल को सॉल्व करना हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना हो या कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना हो, तो वो हमेशा पीसफुली करना चाहिए। इंडिया का हमेशा ये स्टैंस रहा है। ये जो प्रिंसिपल है गाइस यहाँ पर पीसफुल सेटलमेंट, वो हमेशा एक तरीके से कॉर्नर स्टोन रहा है इंडिया की पॉलिसी का। ये एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूडेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, और एज वेल एज जो हमारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके चार्टर में भी मौजूद है। इंडिया ने एक तरीके से गाइस यहाँ पर लीडिंग रोल अदा किया है, जैसे कि कोरियन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में, और इसने बहुत सारे नेगोशिएटेड सेटलमेंट को भी सपोर्ट किया, जैसे कि आपका फलस्तीन इशू है, कश्मीर का प्रॉब्लम है, बॉर्डर प्रॉब्लम है नेबरिंग कंट्री के साथ, उन सब में यहाँ पर पीसफुली सेटलमेंट इंडिया ने किया है। इंडिया एक तरीके से यहाँ पर हमेशा फेवर में रहा है पीसफुल सेटलमेंट के, चाहे वो बात हो ईरानियन न्यूक्लियर इशू की, जहाँ पर जो प्रॉब्लम थी मिडल ईस्ट में भी डेमोक्रेटिक इशू को लेकर आई थी, उन सब में यहाँ पर इंडिया ने हमेशा स्लोली और पीसफुली यहाँ पर अपना एक एक करके स्टेप उठाए हैं डेमोक्रेटिकली। और यहाँ पर जो गाइज लास्ट बेसिक प्रिंसिपल है जो कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करता है, वो है गाइज यहाँ पर सपोर्ट टू यूएन, इंटरनेशनल लॉ एंड ए जस्ट एंड इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर। तो गाइस देखिए, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉ का, और जो भी यहाँ पर सोवरेन इक्वालिटी है नेशन की, उनकी प्रिंसिपल्स का, और यहाँ पर इंटरनल अफेयर बाकियों के, जैसे कि बाकी देशों के इंटरनल अफेयर्स को नॉन इंटरफेरेंस करने का, इन सब को यहाँ पर इंडिया बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है। इंडिया ने हमेशा गाइस यहाँ पर जो डिसआर्मामेंट परस्यूट किया गया था यूएन के द्वारा 1988 में, उसको हमेशा सपोर्ट किया है। डिसआर्मामेंट का मतलब यहाँ पर गाइज जो
उस ज़माने में क्या हुआ था कि बहुत सारे देश जो थे, स्मॉलर स्मॉलर कंट्रीज़ और जो हम कह सकते हैं जो मेजर इकोनॉमिक पावर बन के उभर के आ रही थी, वो यहाँ पर इंडियन न्यूक्लियर अपनी जो है वहाँ पर डेवलप कर रही थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे थे डिफेंस इक्विपमेंट का। और एक तरीके से यहाँ पर एक लग रहा था कि बस वॉर हो ही नहीं वाली, जैसे कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, उसी तरीके से यहाँ पर जो डिसआर्मामेंट है वो इसीलिए यहाँ पर डिस्करेज किया गया था कि कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन जल्दी ना बने। तो इसी प्रपोजल को लेकिन बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने हमेशा जो है यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट को, आज भी इंडिया इसको सपोर्ट करता है। इंडिया ने की रोल अदा किया है गाइस यहाँ पर वर्ल्ड पीस को प्रिजर्व करने में बाय हेल्पिंग इन द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन यूएन एंड पीस कीपिंग एक्टिविटीज। जैसे कि आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन जो है हमेशा कोई ना कोई पीस कीपिंग एक्टिविटीज रखता रहता है, जहाँ पे जो भी यूएन के मेंबर कंट्रीज होती हैं वो हमेशा यहाँ पर उसकी मदद करती हैं। इन ऑर्डर टू मेक द कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मोर डेमोक्रेटिक, इंडिया ने हमेशा प्रपोज किया है और कुछ ना कुछ रिफॉर्म सबको सपोर्ट किया है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जा सके। तो गाइस ये थे हमारे बेसिक प्रिंसिपल जो कि यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव पता चल चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके इसको देखते हैं कि इंडिया का कैसा रिलेशन रहा है बाकी नेशंस के साथ, या मैं कहूँ मेजर नेशन के साथ। तो मेजर नेशन यहाँ पर उभर के सामने आते हैं जो है आपके स्क्रीन के सामने, यूएस, रशिया, चाइना और इजराइल। तो सबसे पहले गाइस हमें बात कर लेते हैं यूएस की। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे जो लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स, उन सब का बहुत अच्छा और फ्रेंडली रिलेशन रहा है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जो कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से 1947 के बाद भी रहा है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने हमेशा जो यूनिपोलर वर्ल्ड है और जो यहाँ पर डेवलपमेंट टाइज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो हमेशा मजबूत रखी हैं। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि काफी फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के 2001 से 2009 के बीच में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, और बराक ओबामा जो कि 2009 से 2017 में रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में हमेशा यहाँ पर इंडिया ने यूएस को हर एक जो है इश्यूज में सपोर्ट किया है जहां पर भी यूएसए को जरूरत पड़ी है। और यूएसए ने हमेशा जो है यहाँ पर गाइज डेमोस्ट्रेट किया है इंडिया की मेन नेशनल इंटरेस्ट को, और हमेशा जो भी उसकी आउटस्टैंडिंग कंसर्न रहा है उसको हमेशा यूएसए ने इन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में एक्नॉलेज किया है। अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पर काफी सालों में जो यूएस और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ है। और कोऑपरेशन की बात करें तो ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारे यहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी ग्लोबल गवर्नेंस का यहाँ पर इशू होता है तो उसमें हमेशा यूएस जो है इंडिया को इनवाइट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर बात करें गाइस यहाँ पर 2016 में भी आप देख सकते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है साइन किया था, और इंडिया को यूएसए ने एक तरीके से एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी रिकॉग्नाइज किया था या डिक्लेयर किया था। तो गाइस ये है एकदम मजबूत अच्छा खासा रिलेशन यूएसए के साथ। चलिए बढ़ते हैं हम अगली कंट्री की तरफ जो है हमारा रशिया। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर रशिया की तो आप सबको भली बात ही पता है कि इंडिया और या हम कहें इंडो रशियन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है वो हमेशा बहुत मजबूत रही है ऑन द बेसिस ऑफ 5 मेजर कंपोनेंट। 5 मेजर कंपोनेंट हैं जिनकी बुनियाद पर यहाँ पर इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो मजबूत है। पहला यहाँ पे गाइस पॉलिटिक्स, दूसरा है डिफेंस, तीसरा है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, और चौथा है एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन एंड स्पेस। हालांकि रिसेंट ईयर में एक छठा जो है यहाँ पर गाइस इकोनॉमिक कंपोनेंट बढ़ गया है जो कि इंडो रशियन रिलेशन में है। वो है यहाँ पर दोनों का टारगेट है दोनों कंट्रीज का कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है वो जो है यहाँ पर उनको पहुंचाना है $13 बिलियन तक बाय 2035। जी हाँ गाइस, अब इस गोल को अचीव करने के लिए दोनों कंट्रीज जो हैं बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए यहाँ पर आगे देख रही हैं फ्यूचर में। और दोनों इंडिया और रशिया जो है एक तरीके से बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज की कॉमनली मेंबर हैं जहाँ पर वो बहुत सारे इश्यूज पे, बहुत सारे मैटर्स पे और शेयर नेशनल इंटरेस्ट पे कोलैबोरेट करते हैं, बातचीत करते हैं। इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हैं रशिया के डिफेंस इंडस्ट्री का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट भी है, और रशिया खुद यहाँ पर अपने टॉप 5 फ्रेंड्स में इंडिया को भी कंसिडर करता है। जैसे कि बाकी यहाँ पर जो अगर नाम ले जो बाकी फ्रेंड हैं 4 वो हैं बेलारूस, चाइना, कजाकिस्तान, सीरिया वगैरह। अगर हम गाइस बात करें यहाँ पर अपने ही पास के नेबरिंग कंट्री जो कि है चाइना, जो कि यहाँ पर टॉप 5 फ्रेंड में रशिया के आता है, जो कि जिसमें इंडिया भी आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर गाइस चाइना की, तो
डिस्पाइट परसिस्टेंट फीलिंग जो कि यहाँ पर रही है हमारी और चाइना के साथ, उसके बावजूद जो कि यहाँ पर 1962 से शुरुआत हुई थी साइनो इंडियन वॉर से, फिर उसके बाद 1967 में नाथुला और चोला इंसिडेंट हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट रहे हैं आक्साई चीन को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, साइनो इंडियन रिलेशन को लेकर, हालांकि ये ग्रेजुअली इंप्रूव हुए हैं सिंस 1988। और क्या हुआ कि बाद में दोनों कंट्रीज ने इन सारी के सारे टेंशन्स को, कन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश की है और हमेशा यहाँ पर गाइज ट्रेड और कल्चरल टाइज को बढ़ाने की और रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है एक तरीके से। यहाँ पर इसके बाद यानी कि इन कुछ सालों के बाद जब ये वॉर वगैरह हुई थी 1962 में, तो उसके कई सालों के बाद हाई लेवल विजिट भी किया गया था दोनों नेशन के बीच में, जिसने काफी हद तक यहाँ पर दोनों के रिलेशन को मजबूत किया था, इंप्रूव किया था। और दिसंबर 1996 में पीआरसी यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट जियान जेमिंग ने एक तरीके से इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर एग्रीमेंट हुए थे, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स को लेकर एग्रीमेंट हुए थे, जिससे काफ़ी हद तक यहाँ पर रिलेशन इंप्रूव हुए थे गाइस। साइनो इंडियन रिलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर मई 1998 में दोबारा एक सेटबैक हुआ, दोबारा एक तरीके से हालत थोड़ा खराब हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि इंडियन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि देखिए जो यहाँ पर कंट्री का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर चाइना से इंडिया को खतरा है। बाद में हालांकि जून 1999 में जो उस टाइम के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, उन्होंने बीजिंग में विजिट किया और बाद में जो कंडीशन खराब हुई थी जहाँ पर इंडिया ने चाइना को थ्रेट कहा, उसको फिर वहां पर क्लैरिफाई किया और कहा इन्होंने कि इंडिया डिड नॉट कंसिडर्ड चाइना अ थ्रेट। इसी के साथ आप देख सकते हैं अभी हाल ही में प्रेजेंटली गलवान वैली वगैरह में जो इंसिडेंट होते रहते हैं वो छोटे मोटे इंसिडेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट अभी भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर इसको अच्छे से सॉल्व करने की और सॉल्यूशन निकालने की बात अभी भी जारी है। तो 2003 में गाइस अगर हम बात करें तो इंडिया ने ऑफिशियली तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया था एज अ पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना ने फिर रिकॉग्नाइज कर लिया था सिक्किम को एज अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 2004। अब 2004 से गाइज यहाँ पर जो इकोनॉमिक राइज हुआ है चाइना में और इंडिया में, उस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है दोनों कंट्रीज के क्लोजर रिलेशन में। और एक तरीके से जो टेंस सिचुएशन बनी थी दोनों के सोल्जर स्टैंड ऑफ में, जो कि यहाँ पर डोकलाम में भूटान में देखने को मिला था, लेकिन बाद में वो उसे अर्ली यानी जल्द ही रिसॉल्व कर दिया गया था। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मिड जनवरी 2021 में जो दोनों कंट्रीज थी वो दोनों फाइनली एग्रीड हो गए थे कि जो भी उनके फोर्सेज हैं वो अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था मिड जनवरी 2021 में, ये यहाँ पर इशू स्टार्ट हुआ था। और जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुआ था वहां पर फाइनली बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद, ये सारी मीटिंग के बाद यहाँ पे तय किया गया जो दोनों कंट्रीज हैं वो यहाँ पर वापस इंडिया जो है फिंगर 3 पे आ जाएगी, और चाइना जहां पर पहले थी फिंगर 8 पोजीशन पे यानी उस बॉर्डर पर, वो वहां पे आ जाएगी। और फिंगर 3 के बीच में और फिंगर 8 के बीच में जो भी एरिया यानी 4, 5, 6, 7 ये सारा का सारा नो मैंस लैंड में मार्क किया जाएगा, यानी ना तो इंडिया का और ना ही चाइना का गाइस। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पर चाइना की। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे अगले नेशन की, वो है यहाँ पर इजराइल। गाइस जो इंडिया और इजराइल का रिलेशन रहा है वो तरीके से इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रहा है। और 2006 में दोनों कंट्रीज ने एक तरीके से दोनों कंट्रीज की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था इसको लेकर, जिसको हम कहते हैं इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जिसने यहाँ पर फोकस किया था इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए। दोनों कंट्रीज के बीच में गाइस यहाँ पर जो बायलैटरल ट्रेड रहा है वो भी $200 मिलियन से, जो कि 1992 में था, उससे बढ़ा है $5.84 बिलियन तक 2018 में। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फैसेट है इंडियन और इजरायली रिलेशन का, वो माना जाता है कि सिक्योरिटी डिफेंस में है। सिक्योरिटी डिफेंस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया गया है। जो यहाँ पर फाउंडेशन है इस कोऑपरेशन का, वो गाइज यहाँ पर 1992 से पहले यहाँ पर ले डाउन किया गया था, जब यहाँ पर साइनो इंडियन वॉर चल रही थी 1962 की चाइना के साथ हमारी। और यहाँ पर उस टाइम के जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे डेविड बेन गुरियन, उन्होंने यहाँ पर फुलेस्ट सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग शो की थी इंडिया की तरफ, और यहाँ तक कि उन्होंने वेपन्स वगैरह भी इंडिया को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पे सप्लाई किया था। इंडिया ने गाइस यहाँ पर इजरायली वेपन्स का इस्तेमाल अपने इंडिया पाकिस्तान वॉर्स में जैसे कि 1965 और 1971 में किया है। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी अर्ली इस्टेब्लिशमेंट यानी 1968 में जो रॉ था हमारी कंट्री का यानी रिसर्च और एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, और जो यहाँ पर इजराइल का यहाँ पर जो गाइज मोसाद है जो कि यहाँ पर सीक्रेट एजेंसी है, दोनों की खुफिया एजेंसी, उन दोनों का भी काफी अच्छा रिलेशन यहाँ पर 1968 के बाद से रहा है।
उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर में इसराइल ने यहाँ पर रशिया को भी रिप्लेस कर दिया था, जब यहाँ पर इंडिया ने वेपन्स को प्रेफर्ड किया ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1999, इसराइल को चुना। और फिर यहाँ पर उसी के साथ साथ इसराइल ने इंडियन एयरफोर्स में भी यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स को सप्लाई किया है, जैसे कि आपका यूएवी हो गया और सर्विलेंस सिस्टम हो गया। इसराइल ने गाइज यहाँ पर इंडिया के ओल्ड और एजिंग पुराने सोवियत एरा का जो MiG-21 फाइटर जेट था उसको भी रिप्लेस कर दिया, उसको भी अपग्रेड कर दिया, और यहाँ पर एकदम नया लेजर गाइडेड बॉम्ब और 160 mm मॉडल शेल्स भी यहाँ पर सप्लाई किया है। इंडिया एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इज ऑल्सो द बिगेस्ट बायर ऑफ इजरायली वेपन, जहां पर इसराइल का एक तरीके से 46% इसराइल का एक्सपोर्ट यहाँ पर इंडिया बाय करता है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर इंडिया और इसराइल के बारे में, तो एक तरीके से ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप का पार्ट है जो कि काउंटर टेररिज्म पर काम करता है, और उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन किए हैं यहाँ पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट की क्रिमिनल मैटर्स में, कोऑपरेशन के लिए यहाँ पर होमलैंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पर जो भी क्लासिफाइड मटेरियल है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और खास करके साइबर सिक्योरिटी के लिए। हर साल गाइस यहाँ पर खास बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन पुलिस सर्विस के ट्रेनीज होते हैं यानी IPS ट्रेनीज होते हैं, वो हर साल यहाँ पर गाइस इन इजराइल की नेशनल पुलिस एकेडमी को विजिट करते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर जो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं यानी BSF हैं, वो इजराइल की डेवलप्ड स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जैसे रडार और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी वगैरह वॉलेटाइल कश्मीर वैली में। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोविड पेंडेमिक में हाल ही में जो इंडिया की मिनिस्ट्री है डिफेंस है और इजराइल के जो काउंटर पार्ट है, उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे कोलैबोरेट किया, और खास करके इन्होंने एक डेवलप किया था रैपिड टेस्टिंग सिस्टम। इजराइल डेलीगेशन ने ऐसा कहा जाता है कि 20,000 से ज्यादा सैंपल यहाँ पर कोविड-19 पेशेंट के कलेक्ट किए थे, और इसके ऊपर अर्ली अगस्त 2020 में इंडिया की मदद की थी इसके रिगार्डिंग। तो गाइज ये तो बात हो गई हमारी इंडिया के जो भी मेजर इकोनॉमिक पावर हैं या मेजर नेशन है उनके साथ कैसा रिलेशन रहा है इंडिया का। अब हम बात कर लेते हैं अपने आस पड़ोस में यानी नेबरिंग कंट्रीज में। सबसे पहला देश है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि हमने एक नेबरिंग कंट्री को कवर कर लिया जो कि है चाइना, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो गाइस यहाँ पर इंडिया की कई सालों में वॉर्स पीस वगैरह एग्रीमेंट्स यानी वॉर्स भी हुए हैं, पीस एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर वॉर हुई थी हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आर्मीज के बीच में, वो हुई थी कश्मीर में ड्यूरिंग 1947, और इसमें इंडिया जीत गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने एक इशू यहाँ पर उभरा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो इंडस वाटर को लेकर था। तो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन की गई थी वर्ल्ड बैंक की निगरानी में, मेडिटेशन में, और ये जो है नेहरू और जनरल अयूब खान के द्वारा 1960 में, यानी प्राइम मिनिस्टर नेहरू और जनरल अयूब खान जो उस टाइम में पाकिस्तान काउंटर पार्ट के थे, 1960 में उन्होंने यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था। अप्रैल 1965 में गाइस यहाँ पर पाकिस्तान ने एक आर्म अटैक लॉन्च किया था रन ऑफ कच एरिया में गुजरात के, जहां पर उसके बाद जवाब में इंडिया ने जवाब दिया, यहाँ पर काउंटर अटैक किया, और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर इंडिया इस वॉर को जीत गया। लेटर क्या हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ पर और पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने एक ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो कि मेडिटेट हुआ था यानी ब्रोकर किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा जनवरी 96 में पीस सिक्योरिटीज को लेकर। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के वॉर में भी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ इंडिया पाकिस्तान जो लिबरेशन वॉर था 1971 में वो लड़ा गया था, और यहाँ पर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट करती है उसका डिजायर टू बी एन इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर, जिसमें यहाँ पर जो कि हमें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिला है बांग्लादेश वॉर 1971 में। तो गाइज यहाँ पर जो तीसरी वॉर हुई थी यानी तीसरी लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान में, उसमें इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान को डिफीट कर दिया गया था फॉर द सपोर्ट टू द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल इन बांग्लादेश। 1971 में गाइज यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने अरेस्ट कर लिया था शेख मुजीब को, और एक तरीके से यहाँ पर जो टेरर का माहौल बना दिया था ईस्ट पाकिस्तान में। जैसे कि आप सबको पता है कि जो बांग्लादेश था वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पर कई सारे लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन किए गए थे ईस्ट पाकिस्तान के पार्ट में, जिस वजह से यहाँ पर बांग्लादेश की लिबरेशन की, बांग्लादेश की फ्रीडम की बात हुई थी। उसी बीच में यहाँ पर उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट कर लिया था। इस रिस्पॉन्स में जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने एक तरीके से स्ट्रगल किया, मूवमेंट चलाया, ताकि एक तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश को लिबरेट किया जा सके पाकिस्तान से। इंडिया ने जो है गाइज यहाँ पर इंडिया को उस टाइम पे 80 लाख रेफ्यूजी का बर्डन उठाना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान से कई लोग भाग आए थे क्योंकि कंडीशन काफी खराब थी। पाकिस्तान आर्मी ने एट्रोसिटीज इतनी ज्यादा की थी कि लोगों को शेल्टर लेना पड़ा हमारे नेबरिंग एरियाज इंडिया में। इंडिया ने गाइज हमेशा मोरल और मटेरियल सपोर्ट दिखाया है बांग्लादेश के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर। अब यहाँ पर गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरी वॉर में इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान को हरा दिया फॉर द सपोर्ट टू द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल इन बांग्लादेश।
बाद में क्या हुआ गाइज, यहाँ पर इसको लेकर थोड़ी जो है प्रॉब्लम्स खराब हो गई थी। फिर बाद में इसको शिमला एग्रीमेंट से इम्प्रूव किया गया। शिमला एग्रीमेंट यहाँ पर किया गया था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा ऑन 3 जुलाई 1972, ताकि जो दोबारा पीस का माहौल है वो रिटर्न किया जा सके। और इन 3 वॉर्स के बाद, जो कि यहाँ पर 1962 से 71 तक चली है, इंडिया के बहुत सारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे जिसकी बुनियाद पर यहाँ पर लड़ाई लड़ी। लेकिन फिर उसके बाद इंडिया को ये ऐसा एहसास हुआ कि हमें अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, मिलिट्री सेक्टर में काम करना चाहिए। फिर क्या किया गाइज, यहाँ पर इंडिया ने उस टाइम पे अपना एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव को स्टार्ट किया। और उसी के साथ साथ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर उसी टाइम पे डिफेंस प्रोडक्शन को इस्टेब्लिश किया गया था एक डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट को जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 1962 में। और एक और डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 1965 में, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज। तो गाइस फिर दोबारा उसके बाद यहाँ पर एक और क्लैश हुआ था पाकिस्तान के साथ हमारा, वो था कारगिल वॉर, या आप कह सकते हैं कारगिल कन्फ्लिक्ट। तो गाइस यहाँ पर 1999 के अर्ली फेज में बहुत सारे पॉइंट्स पर इंडिया साइड की एलओसी पार्ट्स में लाइन ऑफ कंट्रोल में मास्को, द्रास, कक्सर, बतालिक एरिया, इन सब एरियाज में बहुत सारे कुछ फोर्सेस थे जिनका नाम था मुजाहिदीन। उन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था इंडिया के कई सारे एलओसी के पॉइंट्स पर। हुआ क्या कि यहाँ पर जब ऐसा लगा कि ये पाकिस्तान आर्मी की चाल है, तो वहाँ पर इंडियन फोर्सेस ने यहाँ पर एक तरीके से रिएक्ट किया इस ऑक्यूपेशन को लेकर, इस कब्जे को लेकर। फिर उसके बाद कन्फ्रंट्रेशन हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी कन्फ्लिक्ट को कहा गया कारगिल कन्फ्लिक्ट। अब गाइज यहाँ पे कारगिल कन्फ्लिक्ट में जो कन्फ्लिक्ट था वो यहाँ पर मई जून 1999 तक चला था, और 26 जुलाई 1999 तक यहाँ पर इंडिया ने जो भी यहाँ पर पॉइंट पे कब्जा किया गया था, ऑक्यूपेशन किया गया था, उन सभी लॉस्ट पॉइंट को वापस रिकवर कर लिया। और जो कारगिल कन्फ्लिक्ट था उसने इसलिए ज़्यादा लोगों की अटेंशन हासिल की पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि उस टाइम पर 1999 तक दोनों कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था। दैट्स वाई यहाँ पर सारी की सारी जो इंटरनेशनल अटेंशन थी वो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट, कारगिल कन्फ्लिक्ट पर आ चुकी थी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। सिर्फ एक साल पहले ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल किया था। तो गाइस अगर बात हो रही है यहाँ पर न्यूक्लियर पॉलिसी की, तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात किया जाए। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, क्योंकि ये भी आपका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आता है। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि पंडित नेहरू ने हमेशा यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है, ताकि एक तरीके से मॉडर्न इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाके। और दैट इज उन्होंने फिर क्या किया, इसके लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशिएट किया इन द लेट 1940s अंडर द फेमस, वेरी फेमस ब्रिलियंट साइंटिस्ट होमी जे भाभा के, या होमी जी भाभा के अंडर में। उस टाइम पे जो गाइस यहाँ पर कम्युनिस्ट चाइना था उसने भी एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था अक्टूबर 1964 में। और अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया को फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, बहुत जरूरी याद रखना, जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था वो किया गया था मई 1974 में, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली चाइना से 10 ईयर्स बाद। तो गाइस यहाँ पर 5 न्यूक्लियर पावर्स अभी इस पूरे वर्ल्ड में मौजूद हैं जो रिकॉग्नाइज हैं। पहला है यूएस, दूसरा है यूएसएसआर, तीसरा है यूके, चौथा है फ्रांस, और फिर उसके बाद चाइना। ये सब के सब कंट्रीज परमानेंट मेंबर भी हैं यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिन्होंने हमेशा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी 1968 जो ट्रीटी है उसको हमेशा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर थोपना चाहा है। जवाहरलाल नेहरू हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एनपीटी को एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी माना गया है, और हमेशा यहाँ पर इंडिया ने इसको रिफ्यूज किया है कि हम इसको साइन नहीं करेंगे। हालांकि न्यूक्लियर जो पावर है उसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, कई सारे चीज़ों का, कई सारे उपकरण को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर हर एक न्यूक्लियर कैपेबल एक कंट्री होनी चाहती थी। उसके साथ साथ जब यहाँ पर इंडिया ने इस चीज़ को टेस्ट किया था, जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके कुछ सालों बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी गाइज। उसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बारे में क्या आर्ग्यूमेंट दिया इंडिया ने, उसके बारे में गाइज इंडिया ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि देखिए भाई, इंडिया जो है हमेशा जो पॉलिसी है न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने की, वो हमेशा पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। और उसके साथ साथ जो अरब इजराइल वॉर हुई थी 1973 में, तो पूरा का पूरा एंटायर वर्ल्ड जो था वो ऑयल शॉक से अफेक्ट हो गया था, क्योंकि जो अरब इजराइल की वॉर चल रही थी उस वॉर में अरब नेशंस ने क्या किया था, ऑयल प्राइसेस को हाई कर दिया था, बढ़ा दिया था। तो उस बीच में क्या हुआ कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऑयल शॉक हो गया, और इंडिया की न्यूक्लियर जो पॉलिसी थी वो हमेशा पीस ओरिएंटेड रही है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, जो ऑयल शॉक यहाँ पे बात की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि इंडिया ने जो आर्ग्यूमेंट में अपना जो ये पॉइंट दिया था कि भाई देखिए ऑयल शॉक हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर हमें
पावर कंजप्शन ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हमें पास जो रिसोर्सेज थे वो कम थे, दैट्स वाई हमने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया है। तो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया था। तो गाइस यहाँ पर इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो हमेशा पीस ओरिएंटेड रही है, जिसका हमेशा यही क्लियर इंप्रेशन रहा है कि जो हम नो फर्स्ट यूज़ का इस्तेमाल करें, यानी हमें इसको कम से कम यूज़ करना हो किसी भी मैटर के लिए। और वैसे भी इंडिया ने हमेशा कहा है कि जब भी हम न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कंटेम्प्रेरी यानी प्रेजेंट रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की, जो कि हमें अभी हाल ही में चाइना, पाकिस्तान और इधर उधर से देखने को मिल रही है, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो कि लेड की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है कि जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ की, इसको रिव्यू भी किया जा सकता है, इसको चेंज भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। यानी नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है इसको चेंज भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ गाइस यहाँ पर इंडिया जो है हमेशा कमिटेड है अपने मेंबरशिप को इंश्योर करने में न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में। इसको लेकर बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पर पॉलिटिक्स हुई थी कि इंडिया को भी यहाँ पर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में ऐड किया जाए, और ये पॉलिटिक्स जो है जाहिर सी बात है डेवलप कंट्रीज करना चाहती थी ताकि यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर ऐड ना हो, इंडिया जो है और भी देश 5 देश के अलावा ऐड ना हो पाए। इसी के साथ साथ इन सारे के सारे पार्टीशन को, डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते हुए और जो भी अनजस्ट ट्रीटी जो यहाँ पर थोपी गई थी लोगों के ऊपर, जैसे सीटीबीटी हो गया, एनपीटी हो गया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो गया, कंट्रोल टेस्ट बैंड ट्रीटी आप कह सकते हैं इसको, तो ये सारी की सारी ट्रीटी जो थोपी गई थी इसको हमेशा यहाँ पर इंडिया ने नकारा है और अपनी इंडिया की न्यूक्लियर जो पॉलिसी है वो पीसफुल पर्पस के लिए हमेशा यहाँ पर फर्म स्टैंड रखा है। तो गाइस ये था हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर इंडिया फॉरेन पॉलिसी, या हम कह सकते हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। कैसा लगा आपको हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर शेयर कीजिएगा। टर्म एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर देंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।